हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। हम लोग कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में हमने किया निमोनिक्स पीरियोडिक टेबल के और डेवलपमेंट कैसे हुई थी पीरियोडिक टेबल की। आज की वीडियो में हम लोग करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिसमें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे। कुछ इस वीडियो में करेंगे और कुछ नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सबसे पहले हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं। एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो ये 5 हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज आती हैं जो हम पीरियोडिक टेबल में करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद एटॉमिक रेडियस। आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि एटम का रेडियस फाइंड करना किसी बॉल के रेडियस को फाइंड करने से ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि जो एटम का साइज है वो बहुत ही स्मॉलेस्ट है और जो उसके अराउंड बाउंड्रीज में ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है उनकी कोई एग्जैक्ट और डेफिनेट शेप भी नहीं है। तो इसलिए हम एग्जैक्ट उसका रेडियस फाइंड आउट नहीं कर सकते। और किसी भी सिंगल एटम का एटॉमिक रेडियस प्रैक्टिकली डिटरमाइन करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो इसीलिए हम लोग दो एटम्स को लेकर उसके बीच का डिफरेंस, दो एटम्स को लेकर उसके बीच के डिस्टेंस को ही हम लोग एज ए एटॉमिक रेडियस मान लेते हैं। अगर यही चीज हम नॉन मेटेलिक एलिमेंट में फाइंड आउट करते हैं बाय अ कोवलेंट बॉन्ड, तो उसको हम बोलते हैं कोवलेंट रेडियस। और यही अगर मैं बात करूं मेटल्स की, अगर हम मेटल्स में ये फाइंड आउट करते हैं तो उसको बोलते हैं हम मेटेलिक रेडियस। और क्योंकि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में मेटल्स भी प्रेजेंट है, नॉन मेटल्स भी प्रेजेंट है, तो हम अलग अलग से कोवलेंट और मेटेलिक रेडियस फाइंड आउट नहीं करते हैं। हम लोग इनको कंबाइन करके इसको एक नाम दे देते हैं विच इज एटॉमिक रेडियस। ये हम अपनी कन्वीनियंस के लिए एटॉमिक रेडियस ऐसे इनको बोलते हैं। एटॉमिक रेडियस में हमारे पास दोनों आ जाते हैं, कोवलेंट रेडियाई भी, मेटालिक रेडियाई भी। मींस हम नॉन मेटल्स का रेडियस भी इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं और मेटल्स का रेडियस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये तो बात होगी इन जनरल एटॉमिक रेडियस की। अब मैं आपको बताती हूँ कि पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियस कैसे ट्रेंड फॉलो करता है। तो इस ट्रेंड को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर चार्ज एंड एनर्जी लेवल। तो हमारे पास दो तरह के ट्रेंड्स आते हैं, अलोंग द पीरियड और डाउन टू द ग्रुप। अलोंग द पीरियड हमारा एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है और डाउन टू द ग्रुप हमारा एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। अब ऐसा क्यों? अगर मैं बात करूं पीरियड की तरफ मूव करने की, तो जब हम पीरियड की तरफ को मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास, जैसे लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अब ये हमारे पास लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और ये बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s1 है, बेरिलियम की 2s2 है, जिसमें जो हमारा शेल है वो s सब शेल ही प्रेजेंट है, लेकिन सिर्फ जो है इसमें इलेक्ट्रॉन्स का काउंट बढ़ रहा है। यहाँ पर s में एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर s में दो इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर मैं आपको बताऊं, ये हमारा न्यूक्लियस होता है और ये इसके अराउंड हमारे पास एटम्स होते हैं। अगर तो ये s शेल है तो हमारे पास ये एक राउंड होगा, इसमें हमारे पास अगर जैसे यहाँ पर 1s2 2s1, तो 2s1 में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। लेकिन वैसे ही अगर मैं बात करूं बेरिलियम की, तो बेरिलियम में 1s2 होगा एक, जिसमें हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, और आउटर मोस्ट वाला 2s2 होगा जिसमें हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। लेकिन अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 1s2 सब शेल है वो तो दोनों में ही कॉमन है, लेकिन जैसे जैसे अगर मैं पीरियड की तरफ को मूव करती जाऊंगी तो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स एड अप होना शुरू हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर इसी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर इसी शेल में दो इलेक्ट्रॉन है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे शेल तो इंक्रीज होगा, लेकिन शेल में ही इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे। अब पी सब शेल की बारी आएगी तो पहले एक पी सब शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, फिर दो, फिर तीसरा आएगा, चौथा आएगा, पांचवा आएगा, छठा आएगा। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑर्बिटल में प्रेजेंट
ऑर्बिटल में हो जाते हैं जब हम पीरियड की तरफ मूव करते हैं। और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन पे ऑपोजिट चार्ज होता है। न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो ये न्यूक्लियस ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर जो है वो कंसाइज होना शुरू हो जाएगा। मीन्स इसका एटॉमिक रेडियस कम होना शुरू हो जाएगा। तो इसी वजह से जब हम पीरियड में मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं डाउन टू द ग्रुप की, तो डाउन टू द ग्रुप हमारे पास यही चीज होती है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स तो ऐड होते ही हैं, लेकिन साथ में शेल भी ऐड होते हैं। जितने शेल ऐड अप होते जाएंगे उतना एटम का साइज बड़ा होता जाएगा, और अगर एटम का साइज बड़ा होता जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है एटॉमिक रेडियाई भी बड़ी होती जाएगी। तो इसीलिए जब डाउन टू द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होती है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई भी सेम एज एटॉमिक रेडियाई की तरह होती है। एटॉमिक रेडियाई में हम एटम्स कंसीडर करते हैं, आयनिक रेडियाई में हम आयंस कंसीडर करते हैं। अगर हम आयंस का रेडियस फाइंड आउट करते हैं तो उसको हम आयनिक रेडियाई बोलते हैं। अब आयंस कैसे बनते हैं आपको पता है? आयंस दो तरह के होते हैं, कैटाइन और एनाइन। कैटाइन बनते हैं ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि पॉजिटिव चार्ज के, और एनाइन बनते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से, जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। और अगर मैं वही ट्रेंड की बात करूं तो कैटाइन में हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मींस अगर हमारे पास सेम वही शब्द शेल रहता है, अगर यहाँ पर मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है और आफ्टर द कैटाइन फॉर्मेशन 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है, तो यहाँ पर मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। और अगर 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कम रिपल्शन होगी और इसका साइज जो है वो एज इट इज रहेगा। लेकिन अगर वही मैं बात करूँ एनाइन की, तो अब मान लीजिए जैसे इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर देती हूँ, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ेगी, जिसकी वजह से इसका साइज छोटा हो जाएगा और एटॉमिक रेडियस भी डिक्रीज हो जाएगा। तो एनाइन के केस में आयनिक रेडियस डिक्रीज होता है, लेकिन कैटाइन के केस में आयनिक रेडियस इंक्रीज होता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे आयनाइजेशन इंथैल्पी की, जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है। अब आयनाइजेशन इंथैल्पी होती है टेंडेंसी ऑफ एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन, और इसकी एक्चुअल डेफिनेशन होती है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इन ग्राउंड स्टेट। मतलब ये हमारे पास एटम है, ये न्यूक्लियस है और ये एटम है। इसमें अगर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में आपको पता है फोर्स होती है। और अगर कोई दो चीजें आपस में फोर्सफुली जुड़ी हैं तो मुझे उन्हें अलग करने के लिए मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी। और फोर्स मीन्स की एनर्जी, फोर्स इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी, तभी इस एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। तो उसी एनर्जी को आयनाइजेशन इंथैल्पी बोलते हैं। और अगर मैं यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करती हूँ तो इसको बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी। फिर अगर मैं उस सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करती हूँ तो इसको बोलते हैं सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। और अगर मैं थर्ड को रिमूव करती हूँ तो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। लेकिन जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। किसी भी एटम से पहला इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान होता है एज कंपेयर टू सेकेंड एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि किसी भी पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट काम होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी ही पॉजिटिवली चार्ज्ड है और वो अपने इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहता, उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। लेकिन फिर भी अगर हम उससे जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो हमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। इसी वजह से फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, सेकेंड कंपैरेटिवली फर्स्ट के ज़्यादा होती है, और थर्ड जो है वो उससे भी ज़्यादा होती है। और थर्ड के आगे तो हम एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन्स निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि एटम अलो ही नहीं करता, इतनी एनर्जी हम दे ही नहीं सकते कि एटम इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे। अब इसके ट्रेंड को हम एटॉमिक रेडियाई के ट्रेंड से कंपेयर कर सकते हैं। मैंने आपको बताया पीरियड में एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होती है। डिक्रीज होती है मीन्स
इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस आपस में पास पास आ जाते हैं और ग्रुप में हमारी एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होती है। मींस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में बहुत गैप आ जाता है। आयनेशन एंथैल्पी भी ऐसे ही वर्क करेगी, जितने न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे हमें उतनी ही ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, और जितने न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दूर होंगे हमें उतनी ही आसानी होगी इलेक्ट्रॉन को एटम से रिमूव करने की। तो अलोंग द पीरियड एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होती है तो आयनाइजेशन रेट एंथैल्पी जो है वो इंक्रीज होती है, और यहाँ पर ऑपोजिट होता है, क्योंकि हम यहाँ पर एटम छोटा होता है तो हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, और वहीं अगर दूसरी तरफ अगर हम ग्रुप की तरफ मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करती है और हमारी आयनेशन एंथैल्पी जो है वो कम हो जाती है, मतलब हमें कम एनर्जी लगानी पड़ती है एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। सो इस वीडियो में हम 3 ही प्रॉपर्टीज को कवर करेंगे। बाकी की जो बची हुई 2 प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि इनको डिटेल में करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं केमिस्ट्री में, तो इसलिए हम बाकी की 2 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्न एंड एक्सप्लोर ज्ञान विद विज्ञान।